चलो, तो अभी हम लोग को पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान से समझो। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। हिंदी में अगर मैं कहूँ डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, मतलब वैरायटी। किसकी बात करते हैं? वैरायटी। अर्थ पे अपने चारों तरफ अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग का डेफिनेशन तुमको मैंने बताया है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो तुमको बहुत ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो लिविंग हैं, ठीक है। और हर ऑर्गेनिज्म अपने आप में अलग है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। जैसे ह्यूमन है, उसको अगर कंपेयर करो किसके साथ? काऊ के साथ, तो वो डिफरेंट है। ह्यूमन है, उसको अगर कंपेयर करो प्लांट के साथ तो वो अलग है। ह्यूमन है, उसको अगर कंपेयर करो किसी एंट के साथ, चींटी के साथ, तो वो अलग है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि तुम्हारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर बताया उसके बेसिस पे बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक वैरायटी शो करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर शो का, और सब अपने आप में क्या है? यूनिक है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर है, उनके अंदर हमको बहुत ढेर सारे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अर्थ पे, तो अर्थ पे अभी तक 1.7 या नियरली 1.8 मिलियन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मिलियन। इतने तरह के ऑर्गेनिज्म की पहचान, नोमेनक्लेचर हो चुका है। मतलब इतने तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट या किसी भी ग्रुप का हो। इतने मिलियंस। अब मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो यानी कि 1.7 मिलियन का मतलब 17 लाख, 1.8 मिलियन का मतलब 18 लाख। इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ अभी हमको पता है। मतलब जो हमारे अर्थ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी हमारे अर्थ पे बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इतने तरह के ऑर्गेनिज्म की पहचान की है, उनका नाम दिया है, और उनको हम लोग चाहे तो किताबों में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने तरह के ऑर्गेनिज्म खोजे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, उतने ही तरह के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं। बात समझ में आ रही है? हर साल लगभग 15,000 अलग अलग ऑर्गेनिज्म खोजे जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म। लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिज्म अलग अलग खोजे जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे जितनी वैरायटी, जितनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो डाइवर्सिटी के को अभी तक जानना हमको क्या है? अभी बाकी है। बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म हम जान चुके हैं, और बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म को हमको जानना बाकी है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से। इस 1.7 टू 1.8 को अगर रफली 2 पार्ट में डिवाइड करें, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो लगभग 1.25 जो हैं वो एनिमल्स हैं। वो क्या है? एनिमल्स हैं। और 0.55 क्या हैं? प्लांट्स हैं। क्या हैं? प्लांट्स हैं। सारे के सारे कैलकुलेशन किस में है? मिलियन में। कितने में? किस में बेटा? मिलियन में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? तो यानी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ खोजे गए हैं वो क्या हैं? एनिमल्स की तरह एनिमल्स हैं। बात समझ में आ गई? और जो ये प्लांट तुम देख रहे हो, ये प्लांट को जितना नंबर ऑफ प्लांट है, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे एनिमल्स में क्या है? आर्थ्रोपोड्स हैं। क्या बेटा? आर्थ्रोपोड्स, जॉइंट लेग वाले इंसेक्ट्स हैं। अगर आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट का नंबर देखा जाए तो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ज़्यादा है किससे? नंबर ऑफ टोटल डिस्कवर्ड प्लांट से। क्लियर है? तो ये कुछ डाइवर्सिटी के बारे में बातें होंगी। अब सुनो ध्यान से। मैं अगर ये कहूँ कि एक काम करो, 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म का नाम याद कर जाओ, या 1.7, जैसे मत छोड़ो ऑर्गेनिज्म की बात। मैं ये कहता हूँ कि एक पूरे असेंबली में, मान लो तुम्हारे स्कूल के 1000 बच्चे हैं, असेंबली में मैं पूरे बच्चों को अलग अलग खड़ा कर देता हूँ, और तुम्हें वहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सारे बच्चों के बारे में आप 10-10 वाक्य बताइए। ठीक है? तुम क्या करोगे कि सारे बच्चों के बारे में बोलते 100 तक पहुँचोगे, थक के बैठ जाओगे। सबके बारे में अलग अलग चीज़ें बोलना और अलग अलग चीज़ें याद करना क्या होगा? आसान नहीं होगा। मैंने इसको कहा कि तुम बताओ भाई कैसे करोगे। तो ये क्या करेगी कि अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बैठा देगी। ये कहेगी भाई 12th वाले इधर खड़े हो जाओ, 11th वाले उधर खड़े जाओ, 10th वाले उधर खड़े जाओ। ठीक है? अब जब ये ग्रुप बना देगी तो क्या होगा कि 12th वालों के जितने भी बच्चे होंगे उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो कॉमन होंगे ही। वो सारे कैरेक्टर उनके बारे में बता देगी।
एक बार में। तो उसने क्या किया कि जितनी डाइवर्सिटी उसके सामने चारों तरफ दिख रही थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। और जैसे ही ग्रुपिंग कर दिया, उनके बारे में बताना यानी उनकी स्टडी करना क्या हो गई, आसान हो गई। बात समझ में आ रही है? तो 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, जो डाइवर्सिटी इस अर्थ की है, अभी कंटिन्यू है ढूंढा जाना। तो इन सारे तरह के ऑर्गेनिज्म की स्टडी एक बार में एक साथ रख के करना पॉसिबल नहीं है। और स्टडी तो करनी है, क्योंकि अगर स्टडी नहीं करेंगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हमको क्या बेनिफिट है, या कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हर तरह के अल्टरनेटिव ढूंढे जा रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जो डाइवर्सिटी, आप इतनी सारी डाइवर्सिटी अपने चारों तरफ देख रहे हो, उस डाइवर्सिटी की ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है फॉर दिस बेटर स्टडी, उसकी स्टडी करने के लिए। बात समझ में आ गई? और जहाँ पे इस तरह के डाइवर्सिटी की ग्रुपिंग करके उसकी स्टडी की जाती है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमैटिक्स। तो यहाँ से हमारी डाइवर्सिटी का जो मेन पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान से समझना, इसमें कुछ डेटा हैं, कुछ बातें हैं जिनको तुम याद कर सकते हो, लिख सकते हो। ध्यान से समझना सिस्टमैटिक्स क्या होता है। सिस्टमैटिक्स इट इज study of organisms on the basis of diversity and comparative evolutionary relationship at various level। ध्यान से समझना यहाँ पे सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करें। सिस्टमैटिक्स में हम जनरली करते क्या है, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसके बेसिस पे करते हैं? उनके डाइवर्सिटी के बेसिस पे, उनको कंपेयर करने पे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके बीच में दिखता है उसके बेसिस पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? किसके बेसिस पे? डाइवर्सिटी पे, और उनको कंपेयर करके जो उनके बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे एट वेरियस लेवल। कौन से लेवल पे बेटा? उनकी एनाटॉमी के लेवल पे। किसके लेवल पे? उनकी एनाटॉमी के लेवल पे, उनकी फिजियोलॉजी के लेवल पे। किसके लेवल पे बेटा? फिजियोलॉजी के लेवल पे, उनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उनकी मॉर्फोलॉजी के लेवल पे, ये सारे वर्ड का मतलब तुम्हें पता है? बोलो। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब पता है? एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या होता है बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर। जहाँ पे सेलुलर लेवल के स्ट्रक्चर की बात करें उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर विथ फंक्शन। अब इन सारे लेवल्स पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखते हैं, उनके बीच में डाइवर्सिटी देखते हैं, और इस तरह से हम किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। उस स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? सिस्टमैटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्सिटी। उनके डाइवर्सिटी के बेसिस पे उनके अंदर कंपेरेटिव रिलेशनशिप जो होते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके बेसिस पे उसकी एनाटॉमी देखते हैं, उसकी फिजियोलॉजी देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? फटाफट लिखो फिर आगे देखते हैं।
हो गया। चलो सिस्टमैटिक्स के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सिस्टमैटिक्स की स्टडी जो साइंटिस्ट करते हैं, जो सिस्टमैटिक्स के बारे में जो इसकी स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को कहा जाता है सिस्टेमैटिस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? सिस्टेमैटिस्ट। या फिर उनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिस्ट। क्या कहा जाता है बेटा? टैक्सोनॉमिस्ट, जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं उनको सिस्टमैटिस्ट या फिर टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? चलो ध्यान से, ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होता है? इन ऑर्डर। ऑर्डर में अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डर। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या होता है? ऑर्डर होता है। और सिस्टमैटिक्स की जो स्टडी करते हैं जो साइंटिस्ट, उनको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिस्ट कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलो, ये सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो वर्ड किसने दिया था? एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत बार तुमको यहाँ पे पढ़ने को जिनका नाम मिलेगा, जिनका नाम था कैरोलस लिनस। क्या नाम था बेटा? कैरोलस लिनस। तो ये नाम याद रख लेना। कैरोलस लिनस जो थे उन्होंने ही ये वर्ड दिया था सिस्टमैटिक्स। तो ये सिस्टमैटिक्स के बारे में तमाम जानकारी कि सिस्टमैटिक क्या होता है, किसके बेस पे सिस्टमैटिक्स की स्टडी की जाती है, जो पढ़ता है सिस्टमैटिक्स या जो उसकी स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसने ये वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? हाँ, फादर ऑफ टेक्स्ट। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद देखना क्या पढ़ना है हम लोग। देखो, सिस्टमैटिक्स में बेसिकली हम 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, ध्यान से समझना। सिस्टमैटिक्स में हम बेसिकली 3 चीज़ों को, 3 पार्ट्स में सिस्टमैटिक्स को पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में? पहला जो इसका स्टेप होता है, वो पहला स्टेप इसका होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, 3 चीज़ें समझ लो यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर प्लस क्लासिफिकेशन। इन 3 चीज़ों को मिला के हम क्या पढ़ते हैं बेटा? सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिस्टमैटिक्स। तो कभी भी किसी नए ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक्स या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिस्टमैटिक्स हमको पढ़नी होगी तो आपको सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि क्या वो ऑर्गेनिज्म पहले से डिस्क्राइब्ड है या नया है। अगर डिस्क्राइब्ड है तो उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, उसका क्या नाम है, उसके वो कौन से ग्रुप का कौन से कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर स्टडी करते हैं जब सिस्टमैटिक्स की स्टडी करते हैं। तो ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या क्या मतलब है क्लासिफिकेशन और क्या क्या मतलब है आइडेंटिफिकेशन और क्या क्या मतलब है सिस्टमैटिक्स का, सॉरी नोमेनक्लेचर का। देखो ध्यान से, आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन या फिर इसको कैरेक्टराइजेशन भी कह सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, ध्यान से समझना क्या है इसका मतलब। आइडेंटिफिकेशन या कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन में हम कोई, मान लो यहाँ पे कोई कैरेक्टर यक्स आ गया, कोई ऑर्गेनिज्म यक्स हमने देखा, मान लो यहाँ पे ध्यान से समझो इसको, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म तुमने यक्स देखा, तो इस एक्स ऑर्गेनिज्म में पहले तो तुमको ये डिसाइड करना होगा कि ये ऑर्गेनिज्म नया है या पुराना है, अभी नई पहली बार देखी जा रही है या फिर ओल्ड है, इसको पहले से डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म नया है, अगर ये ऑर्गेनिज्म नया है तो इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कि मैंने मान लिया सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, ठीक है। अब सुनना देखना आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट, क्लोरोफिल प्रेजेंट
या एब्सेंट, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ध्यान से देखना, सेलुलर, ध्यान से समझना। जब तुमको टेक्सोनॉमिक ऐड पढ़ाएंगे तो इस तरह का बहुत सारे कपलेट होते हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये समझना, मान लो कोई एक्स ऑर्गेनिज्म मैंने देखा, ठीक है, और मुझे जब पता लग गया, मुझे ये पता करना कि ऑर्गेनिज्म न्यू है या ओल्ड है, ठीक है, तो समझना क्या होगा, हम पहले इसको कैरेक्टर को देखना स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि क्या ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो ये तो हमको पता चल जाएगा। तो हमको पता चला कि भाई ये ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर। तो इसका पहला कैरेक्टर हमको पता चला कि जो यक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। फिर हमने कहा कि क्या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हमने कहा भाई सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि क्या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हमने कहा क्लोरोफिल क्या है, प्रेजेंट है। तो ये तीन बातें जब हमने देखा, पहली बात देखा कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, तो हमको पता चल गया कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा या फिर मोनेरा तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप किसके हैं, यूनिसेलुलर के। तो मतलब ये ग्रुप क्या बनने जा रहा है, या ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से होने जा रहा है, या तो फंगी से या फिर प्लांटी से या फिर एनिमालिया से, पहला कैरेक्टर के बेसिस पे। दूसरा हमने क्या किया कि जैसे ही हमने देखा कि क्या इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट था या नहीं था, तो हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट है, तो हमने कहा भाई ये एनिमल भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। फिर हमने कहा कि क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हमने कहा भाई क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो हमने कहा भाई ये फंगी भी नहीं होगा। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस ग्रुप से है, प्लांट से। अब जब हम और सारे कैरेक्टर के बेसिस पे और सारे कैरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन उस एनिमल में करते जाएंगे तो हमको उस ऑर्गेनिज्म का एक पूरा का पूरा कैरेक्टर का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन और उसका कैरेक्टराइजेशन हमने उसको देख देख के कर लिया, ये प्रोसेस कर लिया। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। जैसे ही हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, बात समझ में आ गई, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने क्या किया कि उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हमने उसकी ग्रुपिंग स्टार्ट की। हमने कहा कि अच्छा भाई ये मल्टी सेलुलर था, हमने कहा भाई मल्टी सेलुलर है तो या तो किंगडम फंगी, प्लांटी या एनिमालिया। हमने कहा सेल वॉल प्रेजेंट है, हमने कहा या तो फंगी या फिर प्लांटी। हमने कहा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, हमने कहा वो तो प्लांट। हमने कहा उसमें कि ट्रू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यानी कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। हमने कहा कि उसके अंदर सीड फ्रूट के अंदर होता है, तो हमने कहा एंजियोस्पर्म। ऐसे करते करते उसका क्लासिफिकेशन करते हम ग्रुपिंग करते हुए चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। तो ये हमने क्या किया कि किसी ऑर्गेनिज्म को हमने जब देखा तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन किया। क्लियर, कोई दिक्कत है, कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। अब आगे देखो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद से क्या करेंगे हम, जैसे ही ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, अब ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे। ध्यान से समझो, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने कहा क्या, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी, इन वेरियस कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग वेरियस कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेसिस ऑफ उनकी सिमिलैरिटी और कभी कभी उनकी डिसिमिलैरिटी। देखना कैसे क्लासिफिकेशन होता है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको, ऑल ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे रख लिया। देखो यहाँ पे ध्यान से, बाद में लिखना, नोट्स तुमको दे देंगे। हमने क्या कहा कि पूरे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे हमने सबको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। हमने ये कहा कि भाई जितने भी यूनिसेलुलर वाले हो एक तरफ हो जाओ, ठीक है। हमने कहा, पहले हमने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक हो इसमें सब एक तरफ हो जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप बना लिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये ग्रुप ए और ये ग्रुप बी। देखना क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ग्रुपिंग दो, पहले सब एक साथ थे, हमने कहा कि जितने भी प्रोकैरियोटिक को सब एक साथ हो जाओ तो ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे ग्रुपिंग हुई, दो ग्रुप बन गए। एक में क्या थे सब प्रोकैरियोट, एक में क्या थे सब यूकैरियोट। हमने कहा इस प्रोकैरियोट को नाम क्या दे दिया, इस ग्रुप को मोनेरा ग्रुप दे दिया। समझ में आ गई। हमने कहा भाई चलो यूकैरियोटिक में जितने यूनिसेलुलर हो सब एक तरफ हो जाओ,
क्या कहा, यूनिसेलुलर वाले एक तरफ हो जाओ और मल्टी सेलुलर एक तरफ हो जाओ, यहाँ दो ग्रुप और बन गया। तो यहाँ पे ग्रुप किसके बेसिस पे बन रहा है, पहली तो एक ग्रुप में जाने वाले सब सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी, और बाकी जो अलग अलग ग्रुप में जा रहे हैं वो डिसिमिलर हैं, डिसिमिलैरिटी। हमने कहा भाई मल्टी यूनिसेलुलर वाले एक तरफ हो जाओ, तो यूनिसेलुलर वाले एक तरफ हो गए, यूनिसेलुलर एक तरफ जब हो गए तो उसमें क्या थे, सब के सब भाई यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं, क्या बन गए, प्रोटिस्टा बन गए। क्या बन गए, प्रोटिस्टा। हमने कहा भाई जितने भी अब बचे हैं वो सब क्या बचे हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। बात समझ में आ गई। हमने कहा भाई जितने भी सेल वॉल वाले हो एक तरफ हो जाओ और जितने भी बिना सेल वॉल वाले हो एक तरफ हो जाओ। तो जो विदाउट सेल वॉल थे, विदाउट सेल वॉल थे वो एक तरफ हो गए, विदाउट सेल वॉल मल्टी सेलुलर वाले क्या कहलाए, एनिमल कहलाए। क्या कहलाए बेटा, एनिमल। और जो सेल वॉल वाले थे उनको हमने एक ग्रुप में रखा। हमने कहा भाई जो सेल वॉल वाले जितने भी हो, जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो अलग हो जाओ और जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो अलग, वो एक तरफ हो जाओ। तो जो क्लोरोफिल वाले थे वो प्लांट कहलाए और जो विदाउट क्लोरोफिल वाले थे वो क्या कहलाए, एनिमल, सॉरी फंगी कहलाए। क्या कहलाए, फंगी कहलाए। तो देखो ये हम इसमें कर क्या रहे हैं, पहले हमने एक सबको इकट्ठा किया था, फिर दो ग्रुप बनाया, फिर इस दो ग्रुप से ये दो ग्रुप बनाया, फिर यहाँ से हमने क्या किया कि इस दो ग्रुप से ये ग्रुप बनाया, फिर यहाँ से दो ग्रुप और बनाया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बना रहे हैं और इसी ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो समझ में आया क्लासिफिकेशन, किसी तरह की कोई दिक्कत, क्लियर है ना। चलो इसके बाद हमको क्या समझना है, नॉमेनक्लेचर। ये थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको समझने के बाद हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या हो गया बेटा, हाँ नोट्स तुम्हें मिलेगा तुम्हारे नंबर पे पूरा बना बनाया, उसको कॉपी में तुम लोग लिख लेना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स देंगे, मैं अपना नोट्स दूंगा, ऐसा नहीं कि किसी का उठा के दे दिया, तो हैंड रिटन नोट्स दूंगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म की नेमिंग। क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म की नेमिंग। भाई दुनिया में अगर नेम ना होता तो क्या होता है, भाई मान लो कहते कि खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तो तुम का मतलब अगर नाम नहीं होता तो सब खड़े हो जाते। अगर नाम, मैं ये कहता हूँ कि भाई एक ऐसा प्लांट है जिसमें फल लगता है, तो ऐसे लाखों करोड़ों प्लांट है जिसमें फल लगता है। मैंने ये कहा कि ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियाँ ग्रीन हैं, तो बहुत सारे प्लांट हैं। तो नेमिंग करने से क्या होता है कि नेमिंग करने से पर्टिकुलरिटी आती है कि अगर किसी का नेम आप नेम दे देते हो किसी को, तो जब भी आपको बात करना होता है तो किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हो, उससे स्टडी और ईजी हो जाती है। नेम दो तरह के होते हैं। देखो नेम जो बायोलॉजी में जो नेम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन नेम। एक क्या होता है बेटा, कॉमन नेम। शॉर्ट नोट लिखते रहो, बाकी डिटेल नोट तुमको मिल जाएगा। इस कॉमन नेम को वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं। कॉमन नेम होता है जिसको वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, और एक होता है साइंटिफिक नेम। क्या होता है बेटा, साइंटिफिक नेम, ठीक है। एक कॉमन नेम, वर्नाकुलर नेम, एक साइंटिफिक नेम। सबका अपना अपना प्रॉपर्टी है। देखो कॉमन नेम की क्या प्रॉपर्टी है, कॉमन नेम जो होता है वो किसी एरिया स्पेसिफिक होता है, किसी लोकेशन स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में उस नाम से किसी को बुलाया जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे समझो कि जैसे ओनियन है, ओनियन आप देख रहे हैं कॉमन नेम कैसे होता है, ओनियन है। इस ओनियन को हम यहाँ पे यूपी में कहते हैं प्याज। क्या कहते हैं बेटा, प्याज कहते हैं। मुंबई में चले जाओ तो क्या कहते हैं इसको, कांदा। क्या कहते हैं बेटा, कांदा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नाम बदल गए। तो सिंपल सा मतलब वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम क्या होता है, वर्नाकुलर नेम या लोकल नेम वो नेम होता है जो एक एरिया के लोगों ने उस पर्टिकुलर को उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया है और वो उसी एरिया के लोगों के बीच में क्या है, फेमस है। वो इसी एरिया के लोग उसको उस नाम से पुकारते हैं। हो सकता है कि वही चीज़ अगर किसी और एरिया में देखा जाए तो उसका नाम क्या हो जाए, बदल जाए। बात समझ में आ गई। तो लोकल नेम क्या होता है, लोकल नेम लोकल पीपुल्स के द्वारा ऑर्गेनिज्म को दिया गया नाम होता है जो एरिया बदलने के साथ उसका नाम बदल जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो अब लोकल नेम में दिक्कत क्या है, और लोकल नेम की एक और प्रॉपर्टी, लोकल नेम का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है।
इंडिया में है तो हिंदी में नाम देंगे, यूपी में है तो भोजपुरी में नाम देंगे, अगर कहीं और है मान लो कि फ्रांस में है तो फ्रेंच में नाम देंगे, स्पेन में है तो स्पेनिश में नाम देंगे। तो लोकल नेम क्या है कि लोकल लोगों के द्वारा लोकल लैंग्वेज में दिया गया नेम है, जो एरिया बदलने के साथ उसका नाम भी बदल जाएगा, उसका लैंग्वेज भी बदल जाएगा। लेकिन जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम एक बेसिक पैटर्न पे, एक फिक्स पैटर्न पे, एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे दिया गया नाम होता है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है, फेमस होता है। ठीक है, और पूरी दुनिया के लोग जो साइंटिस्ट होते हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उसको, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जानते हैं। उसका लैंग्वेज फिक्स होता है, उसको लैटिन लैंग्वेज में, लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिख दिया, कहीं पे स्पेनिश पढ़ते हैं तो स्पेनिश में लिख दिया। उसका लैंग्वेज फिक्स है, उसको लिखने का तरीका फिक्स है कि कहीं पे अगर तुमको साइंटिफिक नेम दिया होगा तो तुम देख के पहचान लोगे कि बेटा अगर नहीं पढ़ने आता है तो तुम देख के पहचान लोगे कि ये किसी चीज़ का साइंटिफिक नेम है। तो सब कुछ उसका स्टैंडर्डाइज है और उस तरह के नेम को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें एक संस्था होती है ICZN और एक और संस्था है ICBN। इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिफिक नेम देने वाली संस्थाएं हैं, जो साइंटिफिक नेम देने वाली संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। कभी कभी ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये दोनों जो संस्थाएं, दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका अपना कुछ रूल है, कुछ वहाँ पे इनके स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। ICZN जो एनिमल्स होते हैं उनके नेम डिसाइड करता है, और ICBN जो हमारे प्लांट्स हैं उनका नेम डिसाइड करता है, उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है। चलो अब देखो नेमिंग का क्या नियम है, किस बेसिस पे कैसे कैसे नेमिंग की जाती है। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। देखो कोई भी नाम, ध्यान से समझना, कोई भी नाम दो वर्ड से मिलके बना होता है। ईच नेम comprises टू वर्ड्स। फर्स्ट जो उसमें होता है वो जीनस का नाम होता है, जेनरिक नेम, और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम, या फिर उसकी जगह पे स्पेसिफिक एपिथेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी भी साइंटिफिक नेम में दो वर्ड होता है, जिसमें एक नाम जेनरिक यानी जीनस का नाम होता है और दूसरा नाम स्पेसिफिक यानी कि स्पीसीज का नाम होता है। क्लियर? इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जो जीनस का नाम होना चाहिए, जीनस का नाम होना चाहिए वो स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि ये लैटिनाइज्ड नेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? लैटिनाइज्ड नेम, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए नेम होने चाहिए, इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए, इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए। पहला लैटिनाइज्ड नेम, दूसरा इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? कभी कभी देखा होगा इटैलिक्स ऐसे टेढ़े टेढ़े नाम ऐसे लिखे होते हैं, देखा है ना? तो उस तरह के फ़ॉन्ट को क्या कहते हैं? इटैलिक्स फ़ॉन्ट। ठीक है, तो नाम पहले तो लैटिनाइज्ड होना चाहिए, दूसरा किस में लिखा होना चाहिए? इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए। क्लियर? ये कब? इफ़ प्रिंटेड,
अगर प्रिंटेड है तो, बात समझ में आ गई। अगर प्रिंटेड नहीं है तो नाम हम ऐसे लिख लेंगे ऊपर वाले कंडीशन फॉलो करते हुए, जो जीनस का नाम होगा और जो स्पेसिफिक नेम होगा, स्पीसीज का नाम होगा, स्पेसिफिक नेम जो होगा उसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, देखना ध्यान से। लैटिनाइज कर लोगे, कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रख लोगे, जीनस और स्पेसिफिक का नाम लिख लोगे। अगर तुमने उसको कंप्यूटर पे टाइप किया है तो वहाँ का फ़ॉन्ट किस में कर दो, इटैलिक्स में, वो हो जाएगा, वो पॉसिबल है। लेकिन हाथ से लिखते टाइम इटैलिक्स में तुम नहीं लिख सकते, तो उसको इंडिकेट करने के लिए क्या करोगे, जीनस का नाम और स्पेसिफिक का नाम जो दो वर्ड उनको अलग अलग क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे। क्लियर, कोई दिक्कत है? चलो, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि किसी किसी नेम में कभी कभी क्या होता है कि जो नाम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो उसका नाम दिए हैं या जो उसको डिस्कवर किए हैं, उसके नेम को हम एब्रिविएट फॉर्म में, किसके फॉर्म में बेटा, एब्रिविएट फॉर्म में, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसके आगे स्पेसिफिक नेम के आगे लिखते हैं। जैसे समझो यहाँ पे, जैसे नाम है मैंगीफेरा इंडिका, क्या नाम है बेटा, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, जीनस नेम, देखो यहाँ पे मैंगीफेरा क्या है, जीनस नेम, इंडिका क्या है, स्पेसिफिक नेम। कैपिटल से ये स्टार्ट किया, स्मॉल से ये स्टार्ट किया, हाथ से लिखा तो क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये नाम जो दिया था लीनियस ने लिखा था, तो इसलिए हम उसके आगे क्या कर देंगे, लिन वर्ड लिख देंगे। क्लियर, अगर चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। क्लियर ना, कोई दिक्कत? तो नोमेनक्लेचर का सारा पैटर्न समझ में आ गया, कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, या नाम लिखना होगा तो कैसे कैसे लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? चलो, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया, लैटिनाइज नेम, लैटिन वर्ड का नेम होना चाहिए। मैंगीफेरा इज लैटिन नेम, इंडिका इज लैटिन नेम। ठीक है, ये पैटर्न है, लिखने का तरीका है। जैसे मान लो क्या है, हम ये कहते हैं कि इंडिया में कभी भी रोड पे चलेंगे तो बाएं साइड में चलेंगे, लेकिन अमेरिका में किधर चलेंगे, नहीं। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। तो ये जो ICZN और ICBN है, उन्होंने ये स्टैंडर्ड दिया हुआ, नाम लिखने का यही तरीका होना चाहिए, सब लोग यही फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, मिटा दें इसको। तो ये नोमेनक्लेचर का तरीका हो गया, नाम लिखने का तरीका। नाम लिख के घर से प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार, क्योंकि कभी भी अगर अभी से लेके पूरे 12th का भी ये बता दिया तो इसका मतलब ये है कि अभी के बाद से जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखोगे तो इसी फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, अब चलो, टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी क्या होता है, सुनो ध्यान से। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जितने भी आप क्लासिफिकेशन जब आप करते हो, देखो टेक्सोनॉमी का बहुत ब्रॉड मतलब होता है, थोड़ा सा बहुत स्टिकी कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं। जितने भी कैटेगरीज हैं, जैसे जब मैंने ये कहा 12th मतलब मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो उस टाइम पे ये कहा कि भाई आप ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे क्या करिए कि उनकी ग्रुपिंग करते थे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये जो ग्रुपिंग आप कर रहे हो, वो ग्रुपिंग किस प्रिंसिपल पे या वो ग्रुपिंग किस रूल पे, वो ग्रुपिंग आप किस कैरेक्टर के बेसिस पे कर रहे हो, ये सब की स्टडी क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी कहलाती है। और ये स्टडी क्या कहलाती है बेटा, टेक्सोनॉमी कहलाती है। टेक्सोनॉमी वो प्रिंसिपल है, वो टेक्सोनॉमी वो रूल है, वो प्रिंसिपल है, वो स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और उसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं। और इन कैटेगरीज को चूंकि टेक्सोनॉमी में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या कहते हैं बेटा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन से हैं, किंगडम हो गया, क्या हो गया, किंगडम हो गया। उसके बाद क्या हो गया बेटा, फाइलम हो गया, क्या हो गया, फाइलम, या फिर डिवीजन वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास हो गया, क्लास के बाद क्या हो गया बेटा, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि ये ग्रुप्स बना लिया अलग अलग। ठीक है, किंगडम बना लिया, किंगडम में 5 ग्रुप, फाइलम में 20, 25, 30 जितने भी फाइलम या डिवीजन। ठीक, क्लास में उससे ज़्यादा भी क्लासेस, उससे ज़्यादा भी नंबर। जब ये ग्रुप बना लेते हैं
तो ये ग्रुप जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे आप बना रहे हो, प्रिंसिपल क्या था कि बहुत, प्रिंसिपल सुनना ध्यान से, प्रिंसिपल क्या है कि दो अलग अलग तरह के स्पीसीज को जब हम कंपेयर करें और उनके अंदर ढेर सारी सिमिलैरिटी मिले तो उनको मिला के हम क्या कहते हैं, एक जीनस कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे समझो क्या था कि कुछ, जैसे उत्तर प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट है। इस स्टेट के को हमने किन में डिवाइड किया है? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेट होता है वो ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होता है जिनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है। बात समझ में आ गई? क्या सिमिलैरिटीज है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के वेसिनिटी में, एक दूसरे के पास पड़ोस में प्रेजेंट हैं, इनका हैबिट सेम है, इनके खाने पीने का, इनका कल्चर सेम है। बात समझ में आ गई? इनको इनका जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो सेम है। तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनका कैरेक्टर मिलता हुआ होता है, उन कैरेक्टर, एक सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को मिला के हम क्या कर देते हैं, जीनस बना दिए। तो ये एक प्रिंसिपल था कि आप दो अलग अलग स्पीसीज को, ऐसे स्पीसीज को मिलाइए जिनके अंदर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हों और उनको मिला के एक जीनस बना दीजिए। एक प्रिंसिपल ये था। दो अलग अलग जीनस जिनके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा हो, उनको मिला के फैमिली बना दीजिए। ऐसे ही ऑर्डर बना दीजिए, ऐसे ही क्लास, ऐसे ही फाइलम, ऐसे ही किंगडम बना दीजिए। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इनका अरेंजमेंट एक खास पैटर्न में करना इज व्हाट, टैक्सोनॉमी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझ में आ गया? टैक्सोनॉमी में हम दो तीन चीज़ों की स्टडी करते हैं। क्या? एक तो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, एक उनका कौन सा रूल है, कौन सा स्टैंडर्ड है वो, और एक उनको किस पैटर्न में उन डिफरेंट ग्रुप्स को अरेंज करना है, वो हायरार्की बनाना इज द टैक्सोनॉमी। क्लियर? कोई दिक्कत है? आप इतना पढ़ के आओ। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे कौन कौन से टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बने हुए। क्लियर?